हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाज़ार पे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का 2020 का पेपर। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें बताइएगा कि 2021 का सामाजिक विज्ञान का पेपर किस टाइप से आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, पेपर का लेवल क्या रहेगा। तो इसलिए मैं 2020 का पेपर लेकर आया हूँ। पेपर का लेवल ज़्यादा कुछ ऊंचा नहीं रहेगा, जो 2020 का पेपर था उससे बहुत ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है। और बाकी 30% सिलेबस आपका कम हो चुका है, तो समझ सकते हैं आप कितना पेपर हल्का आने की संभावना है इस साल। और बाकी तो कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट खुद चाहेगी कि बच्चों को पेपर हल्का दिया जाए, क्योंकि जब स्कूल नहीं खुलेंगे तो बच्चे पढ़े भी कम होंगे, ठीक है। तो पेपर आप निश्चिंत रहिएगा, पेपर का लेवल बहुत हल्का आएगा, बहुत शॉर्ट शॉर्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो चलिएगा हम 2020 के पेपर को देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं, इसमें क्वेश्चनों को आंसर बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये जो पेपर है आपका 2020 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, और पेपर का जो सेट है वो है 825 ओबी। यूपी के बरेली और मुरादाबाद मंडल का ये पेपर है, ठीक है। पेपर आपको पता होगा 70 नंबर का आपका पेपर आता है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के स्कूल की तरफ से मिलेंगे सामाजिक विज्ञान में। बाकी 5 सब्जेक्ट में भी आपको स्कूल की तरफ से 30-30 नंबर मिलते हैं। और पेपर जो है आपको 3 घंटे 15 मिनट के लिए दिया जाएगा। और स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होंगे उसमें आपको पेपर पढ़ना है केवल, ठीक है। उस टाइम पे आपको लिखने के लिए कॉपी नहीं दी जाएगी, आपको पेपर पढ़ना होता है। 15 मिनट बाद आपको कॉपी दी जाती है लिखने के लिए। और गाइस, आपका जो पेपर है वो 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख, ठीक है। चलिएगा हम पेपर में देखते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ पे इन्होंने कुछ निर्देश दे रखे हैं, अगर आप लोग इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिएगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, निर्देश ही है। पेपर आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड के स्टार्टिंग में है। और आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। ऑप्शन क 1914, ऑप्शन ख 1915, ऑप्शन ग 1918, ऑप्शन घ 1919। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। गाइस, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ख 1915। क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये इस वाले सेट में नहीं आए, मगर आपके सेट में आ सकता है, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश में 7 सेट होते हैं, तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर साल, ठीक है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे थे, ख इसका राइट आंसर है। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी का जो एकीकरण किया था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑप्शन के जियुसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑप्शन ख ओटो बोन बिस्मार्क, ऑप्शन ग नेपोलियन, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। गाइस देखिएगा, ऑप्शन ग तो इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि नेपोलियन जो था वो फ्रांस से संबंधित था, ठीक है। तो जर्मनी से तो कोई इसका रिलेशन है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। और घ भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन ख ओटो बोन बिस्मार्क। ओटो बोन बिस्मार्क जो था उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। जर्मनी की जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थीं, फिर कई छोटे छोटे भागों में बँट चुका था जर्मनी, तो ओटो बोन बिस्मार्क वहाँ का बहुत महान नेता था। उसने सब कुछ, जितनी भी रियासतें थीं सबको वो एक मिलाकर एक जर्मनी बनाया था पूर्ण रूप से, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ऑप्शन क्या है जर्मनी, ऑप्शन क्या है इटली, ऑप्शन क्या है फ्रांस, ऑप्शन क्या है इंग्लैंड। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो इसका तो आपको राइट आंसर पता ही होगा, नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। और आगे देखिएगा इसका क्या है इसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। गाइस, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने किया था तो गांधी जी उसमें किसी भी चीज़ को ले सकते थे, जैसे कि दाल, चावल, गेहूँ, और भी मतलब जो फैक्ट्री में जो चीज़ें बनती हैं, कपड़ा, सूती कपड़ा, किसी भी चीज़ को ले सकते थे। मगर उन्होंने नमक को क्यों चुना, इसका रीज़न पूछना चाह रहे हैं ये। गांधी जी ने नमक को क्यों चुना उसमें। ऑप्शन क्या है, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। ऑप्शन क्या है, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। ऑप्शन क्या है, नमक तैयार करने पर सरकार का अधिकार था। ऑप्शन क्या है, इनमें से सभी। तो इसमें आपके चारों आंसर करेक्ट हो जाएंगे।
नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे और भोजन का भी ये अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर उस टाइम पे सरकार का नियंत्रण था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है राइट आंसर। आगे देखिएगा 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था मगर ये जो नहीं है यहाँ पे गलत टाइप करा इन्होंने पेपर को, ठीक है। इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है। ऑप्शन क्या है मणिपुर, ऑप्शन क्या है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन क्या है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन क्या है दिल्ली। तो मणिपुर भी आपका पूर्ण राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी राज्य है और दिल्ली जो है वो है संघ शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। आगे देखिएगा 6वां क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। ऑप्शन क्या है 2005, ऑप्शन क्या है 2006, ऑप्शन क्या है 2008, ऑप्शन क्या है 2015। तो गाइस आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्या है 2006। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 से हुई है। उससे पहले वहाँ पे भी राजतंत्र था, राजा होते थे नेपाल में। आगे देखिएगा 7वां क्वेश्चन, ओटो बोन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके 2 कारण लिखिए। तो इसमें गाइस आपको लिखना क्या है, लिखना है आपको इस टाइप से कि इसने जर्मनी के छोटे छोटे हिस्सों को कई हिस्सों को जोड़ा था या एक मिलाया था। और भी इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, आप बुक से देख के लिख लीजिएगा। बहरहाल जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी जर्मनी की उनको सबको एक बनाकर ग्रेटर जर्मनी बनाया था इसने। जर्मनी पता नहीं कुछ ऐसे नाम था उसका, ठीक है। छोटी छोटी रियासतों को जितनी भी रियासतें थीं तो सबको इसने एक कर दिया था। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक क्यों है। सांप्रदायिकता का मतलब आप लोग समझ सकते हैं हिंदू मुस्लिम इस टाइप से जो होता है सांप्रदायिकता, तो वो देश के लिए किस प्रकार से घातक है आपको लिखना है। आगे देखिएगा 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, उनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की जो संख्या है वो है 8, ठीक है। आपको याद कर लेना है 8 संख्या है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की। और उनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखने हैं। तो 2 के नाम तो आप लिख सकते हैं। नंबर 1 हो जाएगा बीजेपी भारतीय जनता दल और एक हो जाएगा कांग्रेस। आगे देखिएगा 10वां क्वेश्चन, मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। मुद्रण होता है करेंसी, जो रुपया होता है वो। क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये लिख देना आपको इसके बारे में। और इसके अथवा में दे रखा है इन्होंने 19वीं सदी के प्रकाशन में विभिन्न पहलू क्या थे, किन्हीं 3 का उल्लेख किया कीजिए। और आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये भी आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन गाइस, आप लोग बुक से देख के इन्हें सोल्व कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और है नीचे अथवा में। और आगे देखिएगा 12वां क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वर्तमान में वो है लोकतांत्रिक, ठीक है। जनता वोट करेगी और जो जीतेंगे वो उसका निर्माण करेंगे, वो मतलब प्रधानमंत्री को चुनेंगे। इस टाइप से होता है लोकतंत्र। जनता से चुने हुए जो सांसद विधायक होते हैं वही सरकार का गठन करते हैं, ये होता है लोकतंत्र। आगे देखिएगा इसके अथवा में दे रखा है इन्होंने, सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, इसके कारण बताइए। तो ये तो आप लिख सकते हैं अपनी बना के, ये बुक से एक बार अगर आप पढ़ लेंगे इस चीज़ों को तो आप इन्हें लिख सकते हैं आराम के साथ। और भी गाइज आप लोग देख लीजिएगा, देखिए कई सारे क्वेश्चन इसमें। 2 क्वेश्चन ये हैं, एक महामंदी का है 7 नंबर का और एक है भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएँ हैं। उसके बाद जो है आपका 5 नंबर के आपके मानचित्र के क्वेश्चन हैं। टोटल जो आपके मानचित्र के प्रश्न आते हैं वो आते हैं 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबरों के, ठीक है। 5 जो क्वेश्चन आते हैं आपके मानचित्र के वो आते हैं खंड क में और 5 खंड ख में। इस टाइप से आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सवैया आंदोलन प्रारंभ किया था, तो वो था दांडी गुजरात, जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ख, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो पता होगा इसका तो आपको, मद्रास में हुआ था 1927 में। और मद्रास का जो वर्तमान नाम है वो है चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी है। आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था, तो वो हुआ था कोलकाता में। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, इसका आप सर्च करके देख लीजिएगा क्या आंसर इसका।
और पाँचवा है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो वो हुई थी अमृतसर में, ठीक है। वर्तमान जो हमारा पंजाब है उसके अंदर एक सिटी है जिसका नाम है अमृतसर। वहाँ के अंदर एक बाग था जलियांवाला बाग, 1919 में वहाँ पे एक घटना हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद में देखिएगा ये मानचित्र के क्वेश्चन 5 और हैं। इसमें जो है ये जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। उन्हें जो है ये मानचित्र में दर्शाना नहीं होता, उन्हें केवल इसका आंसर कॉपी में लिखना होता है अपना। आगे देखिएगा इसका क्या है इसमें। ये 3 क्वेश्चन और हैं ये जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए, ठीक है। और उसके नीचे से आपका खंडक स्टार्ट होगा, देखिएगा क्या क्या खंडक में। पूरब पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं, मतलब कौन से 2 स्थान हैं जो पूरब पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ऑप्शन के है मुंबई नागपुर, ऑप्शन के है सिलचर पोरबंदर, ऑप्शन के है मुंबई कोलकाता, ऑप्शन के है नागपुर हैदराबाद। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन के है सिलचर पोरबंदर। पूरा पश्चिमी गलियारे द्वारा आपस में जुड़ते हैं, सिलचर और पोरबंदर। पोरबंदर तो जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वहाँ पे है ये, ठीक है। और ये आगे देखिएगा 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? 2008, 2010, 2005, 2000। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन के है 2005। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी। और आगे देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन के महानदी, ऑप्शन के चिनाब, ऑप्शन के सतलज, ऑप्शन के कृष्णा। सलाल बांध किस नदी पर बना है? ये वो बना है हमारा चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है सलाल बांध, ठीक है। ऑप्शन का इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा 18वां क्वेश्चन। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन के उत्तराखंड, ऑप्शन के तमिलनाडु, ऑप्शन के हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन के राजस्थान। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन के तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 19वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन के असम, ऑप्शन के उड़ीसा, ऑप्शन के पश्चिम बंगाल, ऑप्शन के मध्य प्रदेश। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताइएगा किसी को पता हो तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन के पश्चिम बंगाल, ठीक है। कुछ लोग इसका आंसर लगा आते होंगे असम, मगर असम इसका आंसर नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को यहाँ पे। असम में जो है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो है बंगाल में। ऑप्शन क्या है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, बिना निश्चित रहिएगा। आगे देखिएगा 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ऑप्शन क्या कॉफ़ी, ऑप्शन क्या उर्वरक, ऑप्शन क्या तंबाकू, ऑप्शन क्या चाय। तो भारत जो है वो उर्वरक का निर्यातक नहीं है। ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या क्या है पेपर में गाइस, बहुत लंबा पेपर आपका ये। 12 ऑप्शन आते हैं, 12 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके, और बाकी कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। आगे देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 22वां। इसके कई रीजन हो सकते हैं। एक तो केरल में जो साक्षरता दर है वो 100% के आसपास ही है, ठीक है। जितनी अमेरिका में साक्षरता दर है उसकी बराबर केरल में साक्षरता दर है। केरल भारत का सर्वाधिक डेवलप राज्य है, ठीक है। सर्वाधिक डेवलप राज्य जो है केरल ये भारत का। तो इसके ये एक रीज़न ये भी हो सकता है कि साक्षरता दर वहाँ पे लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, और कुछ इस टाइप से यहाँ पे बुक से देख कर हम लिख सकते हैं। 23वां है वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, 2 नंबर में। और गाइस आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा, देखिएगा कई सारे क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे भी। भारत के आर्थिक परिवहन का वो कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिएगा यह है 25वां। एक विकसित देश की विशेषताएं क्या होती हैं, स्पष्ट कीजिए। विकसित देश वो होते हैं जो पूर्ण रूप से डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से डेवलप हो चुके हैं। और विकासशील देश वो होते हैं जो विकास की ओर अग्रसर हैं, मतलब जो देश अभी भी विकास कर रहे हैं वो होते हैं विकासशील देश। और जो विकास कर चुके हैं, ठीक है, जिनका विकास पूरा हो चुका है उन्हें कहते हैं हम विकसित देश। ये पूछ रहे हैं कि विकसित देश की विशेषताएं क्या हैं 3 नंबर में।
तो नंबर 1 हो जाएगा वहाँ पे जो है जीवन, उच्च जीवन स्तर, ठीक है। विकसित देशों में जब व्यक्तियों का जीवन होता है वो उच्च स्तर का होता है, वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, निश्चिंत होकर रहते हैं, फ्री माइंड, और लोग वहाँ पे खुशहाल भी होते हैं। और सेकंड हो जाएगा औद्योगिकरण में आगे, मतलब वो लोग जो होते हैं औद्योगिक में भी बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। तीसरा हो जाएगा उच्च बाल कल्याण और उच्च जीडीपी, वहाँ के लोगों की जीडीपी भी उनके देश की जीडीपी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और बच्चों के अपने पालन पोषण भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं वो। और गाइस देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक क्वेश्चन देखिएगा, यह है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। रिजर्व बैंक के कई सारे कार्य होते हैं, जैसे कि मौद्रिक नीति तैयार करना और करेंसी मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना, इस टाइप से इसके कार्य हो जाएंगे। और आगे देखिएगा, ये 5 नंबर के आपके मानचित्र के प्रश्न फिर आ गए हैं। 5 के ये हो जाएंगे आपके प्रश्न, ठीक है। 5 के स्टार्टिंग में हो गए थे। 10 प्रश्न आपके मानचित्र के हो गए, 12 आपके बहुविकल्पीय हो गए। और देखिएगा इसके पीछे जो है वो जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए होता है ये, तो उन्हें मैप में दर्शाना नहीं होता, उन्हें केवल कॉपी में लिखना होता है। तो गाइस बस इस टाइप से ही आपका पेपर आने वाला है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बहुत लो लेवल का पेपर आएगा आपका, बहुत हल्का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। वंदे मातरम, जय हिंद।